आप सुन रहे हैं मुंशी प्रेमचंद का प्रसिद्ध उपन्यास गोदान, भाग 30 का अगला भाग। संध्या हो गई थी। जो लोग अब तक खेतों में काम कर रहे थे वे दौड़े चले आ रहे थे। उसी समय मेहता ने मालती को गांव की कई औरतों के साथ इस तरह तल्लीन होकर एक बच्चे को गोद में लिए देखा मानो वह भी उन्हीं में एक है। मेहता का हृदय आनंद से गदगद हो उठा। मालती ने एक प्रकार से अपने को मेहता पर अर्पण कर दिया था। इस विषय में मेहता को अब कोई संदेह न था, मगर अभी तक उसके हृदय में मालती के प्रति वह उत्कट भावना जागृत न हुई थी जिसके बिना विवाह का प्रस्ताव करना उनके लिए हास्यजनक था। मालती बिना बुलाए मेहमान की भांति उनके द्वार पर आकर खड़ी हो गई थी और मेहता ने उसका स्वागत किया था। इसमें प्रेम का भाव न था, केवल पुरुषत्व का भाव था। अगर मालती उन्हें इस योग समझती है कि उन पर अपनी कृपा दृष्टि फेरे, तो मेहता उसकी इस कृपा को अस्वीकार ना कर सकते थे। इसके साथ ही वह मालती को गोविंदी के रास्ते से हटा देना चाहते थे और वह जानते थे मालती जब तक आगे पाँव ना जमा लेगी वह पिछला पाँव ना उठाएगी। वह जानते थे मालती के साथ छल करके वह अपनी नीचता का परिचय दे रहे थे। इसके लिए उनकी आत्मा उन्हें बराबर धिक्कारती रहती थी, मगर ज्यों-ज्यों वह मालती को निकट से देखते थे उनके मन में आकर्षण बढ़ता जाता था। रूप का आकर्षण तो उन पर कोई असर ना कर सकता था, यह गुण का आकर्षण था। वह यह जानते थे जिसे सच्चा प्रेम कह सकते हैं केवल एक बंधन में बंध जाने के बाद ही पैदा हो सकता है। इसके पहले जो प्रेम होता है वह तो रूप की आसक्ति मात्र है जिसका कोई टिकाव नहीं, मगर इसके पहले यह निश्चय तो कर लेना ही था कि जो पत्थर साहचर्य के खराद पर चढ़ेगा उसमें खरादे जाने की क्षमता है भी या नहीं। सभी पत्थर तो खराद पर चढ़कर सुंदर मूर्तियां नहीं बन जाते। इतने दिनों में मालती ने उनके हृदय के भिन्न भिन्न भागों में अपनी रश्मियां डाली थीं, पर अभी तक वे केंद्रित होकर उस ज्वाला के रूप में ना फूट पड़ी थीं जिसमें उनका सारा अंत स्थल प्रज्वलित हो जाता। आज मालती ने ग्रामीणों से मिलकर और सारे भेदभाव मिटाकर इन रश्मियों को मानो केंद्रित कर दिया और आज पहली बार मेहता को मालती से एकात्मता का अनुभव हुआ। ज्यों ही मालती गांव का चक्कर लगाकर लौटी, उन्होंने उसे साथ लेकर नदी की ओर प्रस्थान किया। रात यहीं काटने का निश्चय हो गया। मालती का कलेजा आज ना जाने क्यों धक धक करने लगा। मेहता के मुख पर आज उसे एक विचित्र ज्योति और इच्छा झलकती हुई नजर आई। नदी के किनारे चांदी का फर्श बिछा हुआ था और नदी रत्न जड़ित आभूषण पहने मीठे स्वरों में गाती, चांद को और तारों को और सिर झुकाए नींद में माते वृक्षों को अपना नृत्य दिखा रही थी। मेहता प्रगति की उस मादक शोभा में जैसे मस्त हो गए, जैसे उनका बालपन अपने सारी क्रीड़ाओं के साथ लौट आया हो। बालू पर कई कुलाटे मारी, फिर दौड़े हुए नदी में जाकर घुटनों तक पानी में खड़े हो गए। मालती ने कहा, पानी में ना खड़े हो, कहीं ठंड ना लग जाए। मेहता ने पानी उछाल कर कहा, मेरा तो जी चाहता है नदी के उस पार तैर कर चला जाऊं। नहीं नहीं, पानी से निकल आओ, मैं ना जाने दूंगी। तुम मेरे साथ ना चलोगी उस सूनी बस्ती में जहां स्वप्नों का राज है। मुझे तो तैरना नहीं आता,
अच्छा, आओ एक नाव बनाए और उस पर बैठकर चले। वह बाहर निकल आए। आसपास बड़ी दूर तक झाऊ का जंगल खड़ा था। मेहता ने जेब से चाकू निकाला और बहुत सी टहनियाँ काट कर जमा की। कगार पर सरपत के जूते खड़े थे। ऊपर चढ़कर सरपत का एक गट्ठा काट लाए और वहीं बालू के फर्श पर बैठकर सरपत की रस्सी बटने लगे। ऐसे प्रसन्न थे मानो स्वर्गारोहण की तैयारी कर रहे हैं। कई बार उंगलियां चिर गई, खून निकला। मालती बिगड़ रही थी, बार बार गांव लौट चलने के लिए आग्रह कर रही थी, पर उन्हें कोई परवाह न थी। वही बालकों का सा उल्लास था, वही अल्हड़पन, वही हट, दर्शन और विज्ञान सभी इस प्रवाह में बह गए थे। रस्सी तैयार हो गई। झाऊ का बड़ा सा तख्ता बन गया। टहनियाँ दोनों सिरों पर रस्सी से जोड़ दी गई थीं। उसके छिद्रों में झाऊ की टहनियाँ भर दी गईं, जिससे पानी ऊपर न आए। नौका तैयार हो गई। रात और भी स्वप्निल हो गई थी। मेहता ने नौका को पानी में डालकर मालती का हाथ पकड़कर कहा, आओ बैठो। मालती ने सशंक होकर कहा, 2 आदमियों का बोझ संभाल लेगी? मेहता ने दार्शनिक मुस्कान के साथ कहा, जिस तरी पर बैठे हम लोग जीवन यात्रा कर रहे हैं वह तो इससे कहीं निस्सार है। मालती, क्या डर रही हो? डर किस बात का, जब तुम साथ हो? सच कहती हो? अब तक मैंने बगैर किसी की सहायता के बाधाओं को जीता है, अब तो तुम्हारे संग हूँ। दोनों उस झाऊ के तख्ते पर बैठे और मेहता ने झाऊ के एक डंडे से ही उसे खेना शुरू किया। तख्ता डगमगाता हुआ पानी में चला। मालती ने मन को इस तख्ते से हटाने के लिए पूछा, तुम हो हमेशा शहरों में रहे, गांव के जीवन का तुम्हें कैसे अभ्यास हो गया? मैं तो ऐसा तख्ता कभी ना बना सकती। मेहता ने उसे अनुरक्त नेत्रों से देखकर कहा, शायद यह मेरे पिछले जन्म का संस्कार है। प्रकृति से स्पर्श होते ही जैसे मुझ में नया जीवन सा आ जाता है। नस नस में स्फूर्ति दौड़ने लगती है। एक एक पक्षी, एक एक पशु जैसे मुझे आनंद का निमंत्रण देता हुआ जान पड़ता है, मानो भूले हुए सुखों की याद दिला रहा हो। यह आनंद मुझे और कहीं नहीं मिलता मालती, संगीत के रुलाने वाले स्वरों में भी नहीं, दर्शन की ऊंची उड़ानों में भी नहीं, जैसे ये सब मेरे अपने सगे हों। प्रकृति के बीच आकर मैं जैसे अपने आप को पा जाता हूँ, जैसे पक्षी अपने घोंसले में आ जाए। तख्ता डगमगाता, कभी तिरछा कभी सीधा, कभी चक्कर खाता हुआ चला जा रहा था। सहसा मालती ने कातर कंठ से पूछा, और मैं तुम्हारे जीवन में कभी नहीं आती? मेहता ने उसका हाथ पकड़कर कहा, आती हो, बार बार आती हो, सुगंध के एक झोंके की तरह, कल्पना की एक छाया की तरह, और फिर अदृश्य हो जाती हो। दौड़ता हूँ कि तुम्हें करपाश में बांध लूं, पर हाथ खुले रह जाते हैं और तुम गायब हो जाती हो। मालती ने उन्माद की दशा में कहा, लेकिन तुमने इसका कारण भी सोचा, समझना चाहा? हाँ मालती, बहुत सोचा, बार बार सोचा। तो क्या मालूम हुआ? यही कि मैं जिस आधार पर जीवन का भवन खड़ा करना चाहता हूँ वह स्थिर है। यह कोई विशाल भवन नहीं, केवल एक छोटी सी शांत कुटिया है, लेकिन इसके लिए भी तो कोई स्थिर आधार चाहिए। मालती ने अपना हाथ छुड़ाकर जैसे मान करते हुए कहा, यह झूठा आक्षेप है। तुमने सदैव मुझे परीक्षा की आंखों से देखा।
कभी प्रेम की आँखों से नहीं। क्या तुम इतना भी नहीं जानते कि नारी परीक्षा नहीं चाहती, प्रेम चाहती है। परीक्षा गुणों को अवगुण, सुंदर को असुंदर बनाने वाली चीज है। प्रेम अवगुणों को गुण बनाता है, असुंदर को सुंदर। मैंने तुमसे प्रेम किया। मैं कल्पना ही नहीं कर सकती कि तुम में कोई बुराई भी है, मगर तुमने मेरी परीक्षा की और तुम मुझे अस्थिर, चंचल और जाने क्या क्या समझकर मुझसे हमेशा दूर भागते रहे। नहीं, मैं जो कुछ कहना चाहती हूँ वह मुझे कह लेने दो। मैं क्यों अस्थिर और चंचल हूँ? इसलिए कि मुझे वह प्रेम नहीं मिला जो मुझे स्थिर और अचंचल बनाता। अगर तुमने मेरे सामने उसी तरह आत्मसमर्पण किया होता जैसे मैंने तुम्हारे सामने किया है, तो तुम आज मुझ पर यह आक्षेप न रखते। मेहता ने मालती के मान का आनंद उठाते हुए कहा, तुमने मेरी परीक्षा कभी नहीं की? सच कहती हो? कभी नहीं। जो तुमने गलती की, मैं इसकी परवाह नहीं करती। भावुकता में ना आओ मालती। प्रेम देने के पहले हम सब परीक्षा करते हैं और तुमने की, चाहे अप्रत्यक्ष रूप से ही की हो। मैं आज तुमसे स्पष्ट कहता हूँ, पहले मैंने तुम्हें उसी तरह देखा जैसे रोज ही हजारों देवियों को देखा करता हूँ, केवल विनोद के भाव से। अगर मैं गलती नहीं करता तो तुमने भी मुझे मनोरंजन के लिए एक नया खिलौना समझा। मालती ने टोका, गलत कहते हो। मैंने कभी तुम्हें इस नज़र से नहीं देखा। मैंने पहले ही दिन तुम्हें अपना देव बनाकर अपने हृदय। मेहता बात काट कर बोले, फिर वही भावुकता? मुझे ऐसे महत्व के विषय में भावुकता पसंद नहीं। अगर तुमने पहले ही दिन से मुझे इस कृपा के योग्य समझा तो इसका यही कारण हो सकता है कि मैं रूप भरने में तुमसे ज़्यादा कुशल हूँ। वरना जहाँ तक मैंने नारियों का स्वभाव देखा है, वह प्रेम के विषय में काफ़ी छानबीन करती हैं। पहले भी तो स्वयंवर से पुरुषों की परीक्षा होती थी। वह मनोवृत्ति अब मौजूद है, चाहे उसका रूप कुछ बदल गया हो। मैंने तब से बराबर यही कोशिश की है कि अपने को संपूर्ण रूप से तुम्हारे सामने रख दूं और उसके साथ ही तुम्हारी आत्मा तक भी पहुंच जाऊं। और मैं ज्यों-ज्यों तुम्हारे अंतःस्थल की गहराई में उतरा हूं, मुझे रत्न ही मिले हैं। मैं विनोद के लिए आया और आज उपासक बना हुआ हूँ। तुमने मेरे भीतर क्या पाया यह मुझे मालूम नहीं। नदी का दूसरा किनारा आ गया। दोनों उतरकर उसी बालू के फर्श पर जाकर बैठे और मेहता फिर उसी प्रवाह में बोले, और आज मैं यहाँ वही पूछने के लिए तुम्हें लाया हूँ। मालती ने कांपते हुए स्वर में कहा, क्या अभी तुम्हें मुझसे यह पूछने की ज़रूरत बाकी है? हाँ, इसलिए कि मैं आज तुम्हें अपना वह रूप दिखाऊंगा जो शायद अभी तक तुमने नहीं देखा और जिसे मैंने भी छिपाया। अच्छा, मान लो मैं तुमसे विवाह करके कल तुमसे बेवफाई करूं, तो तुम मुझे क्या सजा दोगी? मालती ने उनकी ओर चकित होकर देखा। इसका आशय उसकी समझ में ना आया। ऐसा प्रश्न क्यों करते हो? मेरे लिए यह बड़े महत्व की बात है। मैं इसकी संभावना नहीं समझती। संसार में कुछ भी असंभव नहीं है। बड़े से बड़ा महात्मा भी एक क्षण में पतित हो सकता है। मैं उसका कारण खोजूंगी और उसे दूर करूंगी। मान लो मेरी आदत ना छूटे, फिर मैं नहीं कह सकती क्या करूंगी। शायद विष खाकर सो रहूं। लेकिन यदि तुम मुझसे ही प्रश्न करो
तो मैं उसका दूसरा जवाब दूंगा। मालती ने सशंक होकर पूछा, बतलाओ। मेहता ने दृढ़ता के साथ कहा, मैं पहले तुम्हारा प्राणांत कर दूंगा, फिर अपना। मालती ने जोर से कहकहा मारा और सिर से पांव तक सिहर उठी। उसकी हंसी केवल उसकी सिहरन को छिपाने का आवरण थी। मेहता ने पूछा, तुम हंसी क्यों? इसलिए कि तुम तो ऐसे हिंसावादी नहीं जान पड़ते हो। नहीं मालती, इस विषय में मैं पूरा पशु हूँ और उस पर लज्जित होने का कोई कारण नहीं देखता। आध्यात्मिक प्रेम और त्यागमय प्रेम और निस्वार्थ प्रेम, जिसमें आदमी अपने को मिटाकर केवल प्रेमिका के लिए जीता है, उसके आनंद से आनंदित होता है और उसके चरणों पर अपना आत्मसमर्पण कर देता है। ये मेरे लिए निरर्थक शब्द हैं। मैंने पुस्तकों में ऐसी प्रेम कथाएं पढ़ी हैं जहाँ प्रेमी ने प्रेमिका के नए प्रेमियों के लिए अपनी जान दे दी, मगर उस भावना को मैं श्रद्धा कह सकता हूँ, सेवा कह सकता हूँ, प्रेम कभी नहीं। प्रेम सीधी सादी गऊ नहीं, खूंखार शेर है जो अपने शिकार पर किसी की आंख भी नहीं पड़ने देता। मालती ने उनकी आंखों में आंखें डालकर कहा, अगर प्रेम खूंखार शेर है तो मैं उससे दूर ही रहूंगी। मैंने तो उसे गाय ही समझ रखा था। मैं प्रेम को संदेह से ऊपर समझती हूँ। वह देह की वस्तु नहीं, आत्मा की वस्तु है। संदेह का वहाँ जरा भी स्थान नहीं, और हिंसा तो सदैव संदेह का ही परिणाम है। वह संपूर्ण आत्मसमर्पण है। उसके मंदिर में तुम परीक्षक बनकर नहीं, उपासक बनकर ही वरदान पा सकते हो। वह उठकर खड़ी हो गई और तेजी से नदी की तरफ चली, मानो उसने अपना खोया हुआ मार्ग पा लिया हो। ऐसी स्फूर्ति का उसे कभी अनुभव ना हुआ। उसने स्वतंत्र जीवन में भी अपने में एक दुर्बलता पाई थी जो उसे सदैव आंदोलित करती रहती थी, सदैव अस्थिर रखती थी। उसका मन जैसे कोई आश्रय खोजा करता था जिसके बल पर टिक सके, संसार का सामना कर सके। अपने में उसे वह शक्ति ना मिलती थी। बुद्धि और चरित्र की शक्ति देखकर वह उसकी ओर लालायित होकर जाती थी। पानी की भांति हर एक पात्र का रूप धारण कर लेती थी। उसका अपना कोई रूप न था। उसकी मनोवृत्ति अभी तक किसी परीक्षार्थी छात्रा की सी थी। छात्रा को पुस्तकों से प्रेम हो सकता है और हो जाता है, लेकिन वह पुस्तक उन्हीं भागों पर ज़्यादा ध्यान देता है जो परीक्षा में आ सकते हैं। उसकी पहली गरज परीक्षा में सफल होना है, ज्ञानार्जन इसके बाद है। अगर उसे मालूम हो जाए कि परीक्षक बड़ा दयालु है या अंधा और छात्रों को यूं ही पास कर दिया करता है, तो शायद वह पुस्तकों की ओर आंख उठाकर भी ना देखे। मालती जो कुछ करती थी मेहता को प्रसन्न करने के लिए। उसका मतलब था मेहता का प्रेम और विश्वास प्राप्त करना, उसके मनोराज्य की रानी बन जाना। लेकिन उसी छात्रा की तरह अपनी योग्यता का विश्वास जमाकर लियाकत आ जाने से परीक्षक आप ही आप उससे संतुष्ट हो जाएगा, इतना धैर्य उसे ना था। मगर आज मेहता ने जैसे उसे ठुकराकर उसकी आत्मशक्ति को जगा दिया। मेहता को जब से उसने पहली बार देखा था तभी से उसका मन उनकी ओर झुका था। उसे वह अपने परिचितों में सबसे समर्थ जान पड़े। उसके परिष्कृत जीवन में बुद्धि की प्रखरता और विचारों की दृढ़ता ही सबसे ऊंची वस्तु थी। धन और ऐश्वर्य को तो वह केवल खिलौना समझती थी जिसे खेलकर लड़के तोड़ फोड़ डालते हैं। रूप में भी
अब उसके लिए विशेष आकर्षण ना था। यद्यपि कुरूपता के लिए घृणा थी, उसको तो अब बुद्धि शक्ति ही अपने को झुका सकती थी, जिसके आश्रय में उसमें आत्मसम्मान जगे, अपने विकास की प्रेरणा मिले, अपने में शक्ति का संचार हो, अपने जीवन की सार्थकता का ज्ञान हो। मेहता के बुद्धि बल और तेजस्विता ने उसके ऊपर अपने मोहर लगा दी और तब से वह अपना संस्कार करती चली जाती थी। जिस प्रेरक शक्ति की उसे ज़रूरत थी वह मिल गई थी और अज्ञात रूप से उसे गति और शक्ति दे रही थी। जीवन का नया आदर्श जो उसके सामने आ गया था, वह अपने को उसके समीप पहुंचाने की चेष्टा करती हुई और सफलता का अनुभव करती हुई उस दिन की कल्पना कर रही थी जब वह और मेहता एकात्म हो जाएंगे। और यह कल्पना उसे और भी दृढ़ और निष्ठावान बना रही थी। मगर आज जब मेहता ने उसकी आशाओं को द्वार तक लाकर प्रेम का वह आदर्श उसके सामने रखा, जिसमें प्रेम को आत्मा और समर्पण के क्षेत्र से गिराकर भौतिक धरातल तक पहुंचा दिया गया था, जहां संदेह और ईर्ष्या और भोग का राज है, तब उसकी परिष्कृत बुद्धि आहत हो उठी और मेहता से जो उसे श्रद्धा थी उसे एक धक्का सा लगा, मानो कोई शिष्य अपने गुरु को कोई नीच कर्म करते देख ले। उसने देखा मेहता की बुद्धि प्रखरता प्रेम तत्व को पशुता की ओर खींचे लिए जाती है और उसके देवत्व की ओर से आंखें बंद किए लेती है, और यह देखकर उसका दिल बैठ गया। मेहता ने कुछ लज्जित होकर कहा, आओ कुछ देर बैठें। मालती बोली, नहीं, अब लौटना चाहिए, देर हो रही है। आगे की कहानी अगले भाग में।